और पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर शर्मा एक बार पुनः उपस्थित हैं हम आपके बीच में नए मटेरियल्स के साथ। और ये मटेरियल्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं आपके आने वाली एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 के लिए। और जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 जिसका इंतज़ार आपको है, जो बहुत ही जल्दी आपके सामने होगी। यद्यपि यह बात कहते कहते आज महीनों बीत गए हैं और यह बात कहते हुए मुझे भी बहुत दुख होता है, लेकिन यह बात कहनी हमारी मजबूरी है, क्योंकि शासन की कार्यप्रणाली कुछ ऐसी है जिसमें यह कभी भी अपना विज्ञापन पब्लिश कर सकते हैं। तो अब इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। आपको अपनी तैयारी, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया था, कि कर देनी चाहिए। बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी भी आपके सामने हैं। बहुत सारी आपके क्वालिफ़िकेशन संबंधित बिहार, छत्तीसगढ़, अभी राजस्थान की वैकेंसी भी आ गई है। बस यही उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की वैकेंसी बाकी है। तो सारी परीक्षाओं को आप तैयारी करते रहें और साथ ही साथ आपकी जो ये मुख्य परीक्षा है जिसके लिए आप समर्पित हैं उसकी तैयारी करते रहें। हम उपस्थित हैं आपके बीच में कुछ आपको लाभान्वित करने वाले प्रश्नों के साथ, जो 30 प्रश्नों की श्रृंखला होगी जिसमें हम यहाँ पर आपके लिए उपस्थित हैं। तो पहला प्रश्न है, हाई कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि मुकदमे की सुनवाई का लाइव प्रसारण यूट्यूब पर किया गया। इस तरह का निर्णय किस हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया? दोस्तों, यह जो यूट्यूब पर प्रसारण किया गया, सजीव प्रसारण किया गया, यह कोरोना कोविड-19 को देखते हुए यह जो फैसला लिया गया, यह पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी हाई कोर्ट ने यूट्यूब पर सुनवाई की और यूट्यूब पर सुनवाई को लाइव किया और इस तरह का फैसला लिया है गुजरात हाई कोर्ट ने। यानी कि पहले का डी आपका सही जवाब हुआ। गुजरात हाई कोर्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह ग्रेट पर्सनालिटी से है, जिसमें कह रहा है कि साद अल हरीरी ने इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री का पद तीसरी बार संभाला है? तो हम आपको बता दें, यहाँ 4 देश दिए हुए हैं और इन 4 देशों में से जो सही आंसर है वह है सी, लेबनान। दोस्तों, लेबनान के संसदीय चुनावों में बहुमत प्राप्त करने के बाद पुनः जो प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं वह साद अल हरीरी हैं। यद्यपि इन्हें पहले जन विरोध के चलते अपने पद को त्यागना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था। तो आप याद रखेंगे साद अल हरीरी और लेबनान। आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। और जो तीसरा प्रश्न है वह टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। यद्यपि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में जो कंप्यूटर को स्पीड को लेकर के नित्य नए आयाम गढ़े जा रहे हैं और उसमें जो नई सुपर से सुपर डुपर आप कह सकते हैं तेज़ी वाले जो कंप्यूटर आते जा रहे हैं, उनमें यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसे घोषित किया गया है? दोस्तों, हम आपको बता दें, जो यहाँ चारों कंप्यूटर दिए गए हैं, चारों के चारों सुपर कंप्यूटर हैं और सुपर कंप्यूटर जो हैं इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, जिनको मापा गया है पेटाफ्लॉप में, पीएफ में। और इनमें जो चारों में जो सबसे तेज़ है और वर्तमान में जो पूरे दुनिया में सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है, उसको बनाने का श्रेय जाता है जापान को। और जापान ने जिस सुपर कंप्यूटर को बनाया है उसका नाम है फुकाकू जापान। और जो इसकी स्पीड है वह है 415.5 पेटाफ्लॉप्स। और इसके जो नीचे दूसरे स्थान पर है वह समिट है, और समिट बिलोंग्स टू यूएसए एंड द स्पीड ऑफ समिट इज 148.6 पेटाफ्लॉप। एंड द थर्ड वन इज सियरा इज आल्सो बिलोंग्स टू यूएसए, स्पीड ऑफ सियरा इज 71.6। तो इस तरह से फुकाकू आज की डेट में सबसे फास्टेस्ट सुपर
कंप्यूटर है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि भारत में 3 सेनाओं और राष्ट्रपति के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति करी गई है, वह इनमें से कौन है? तो हम आपको बता दें कि इस पद पर पहली बार जो नियुक्ति हुई है वह नियुक्ति की गई है, जो आपका चौथे का ऑप्शन बी है, जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत विल टेक ओवर एज इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑन न्यूली क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। अब पहली बार, चूँकि भारत एक विशाल देश है, इसमें 3 सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, और उसके जो चीफ ऑफ कमांडर ऑफ चीफ जो हैं वह प्रेसिडेंट हैं, और इन तीनों के सेनाओं के प्रमुखों और राष्ट्रपति के बीच में एक नेगोशिएशंस के लिए, उस सामंजस्य स्थापित करने के लिए पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की गई है, और यह पदभार दिया गया है बिपिन रावत को। तो चौथे का बी सही जवाब हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है यह है एनजीटी, यानी कि जो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष न्यायाधिकरण हरित, जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसकी बात की गई है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात की गई है, उसको जो चेयरपर्सन है उसकी बात की गई है। तो इन 4 ऑप्शन में से जो 5वें का सी, आदर्श कुमार गोयल को जो जस्टिस रह चुके हैं उनको इस पद पर बैठाया गया है, और ये बने हैं एनजीटी के चेयरमैन। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि इस श्री बिमल जुल्का ने इनमें से किस पद का भार संभाला है? तो हम आपको बता दें कि श्री बिमल जुल्का ने, जो इसमें से 4 आपको दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन, उसमें से श्री बिमल जुल्का ने मुख्य सूचना आयुक्त का पदभार संभाला है। बिमल जुल्का को यह पदभार दिया गया है। 7वां प्रश्न जो है वह आ जाएगा आपका किससे? तो वह आ गया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से। और 7वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम मानसिक कौशल विकास के लिए उपयुक्त नहीं होती? इसमें 4 विधियां दी गई हैं, चारों विधियां शिक्षण से रिलेटेड हैं, और उसमें कह रहा है कौन सी विधि उपयुक्त नहीं होती। तो 4 विधियों में से हम आपको बता दें, जो व्याख्यान विधि है इसको उपयुक्त नहीं माना जाता। यह माना जाता है कि यह विद्यार्थी नीरस हो जाते हैं और यह तनावपूर्ण हो सकती है, इसलिए इसको हम कौशल विकास के लिए उपयुक्त नहीं मानते। इसमें छात्र निष्क्रिय हो सकते हैं, ऐसी बात इसमें की जाती है। तो यह व्याख्यान विधि उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है, लेकिन इसको नीरस भी माना जाता है। तो यह विधि सर्वोत्तम मानसिक कौशल विकास के लिए उपयुक्त नहीं होती। व्याख्यान विधि इस प्रश्न का सही जवाब हुआ, 7वें का डी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, इनमें से सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग की कौन सी विशेषता नहीं है? माइक्रो टीचिंग जो है, जो कि एक छोटे प्रारूप में अच्छे अध्यापन के लिए रखी जाती है, जिसमें कि सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों, छोटी से छोटी बातों पर ध्यान दिया जाता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? यानी कि इनमें जो 3 विशेषताएं हैं वह तो हैं ही, लेकिन चौथी विशेषता जो है वह इसमें गलत दिया हुआ है, उसको आपको फाइंड आउट करना है, पहचानना है। आयोग में इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं, तो हम आइए इसका ऑप्शन देखते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें से कौन सही नहीं है। तो इसमें आप देखें, पाठ्य पुस्तक को एक संप्रत्य तक ही सीमित रखना है। पाठ्य पुस्तक को एक संप्रत्य तक सीमित रखना है, यह सही बात है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को घटाकर 5 और 10 के बीच में रखना है, ये भी सही बात है। पाठ के कालांश को 5 और 10 मिनट के बीच में रखना है, यह भी बात सही है। लेकिन जो इसमें जो डी ऑप्शन है आपका, कि एक समय में एक से ज़्यादा
एक समय में एक से ज़्यादा ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करना यह गलत है, क्योंकि इस माइक्रो टीचिंग में एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करना चाहिए। यानी कि 8वें का जो डी हुआ वह सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे हम 9वें प्रश्न की तरफ, और 9वां प्रश्न कह रहा है कि किलपैट्रिक द्वारा विकसित वह कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें पूर्ण सहभागिता के साथ सामाजिक वातावरण में के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण सहभागिता के साथ सामाजिक लक्ष्य की प्राप्त करने की बात इसमें की गई है, और बात किसकी गई है? किलपैट्रिक के द्वारा। तो यह प्रश्न आप देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा परियोजना विधि। यह जॉन डेवी के जो शिष्य किलपैट्रिक थे वह इसके मुख्य संस्थापक माने जाते हैं। और परियोजना विधि वह क्रिया है जिसमें पूर्ण सामाजिकता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि परियोजना विधि के माध्यम से छात्र में गहन सोच की प्रवृत्ति का विकास होता है। इस विधि के माध्यम से छात्र में समूह कार्य करने की प्रेरणा होती है। तो इस तरह से परियोजना विधि इसका सही जवाब हुआ। दोस्तों, बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त महत्वपूर्ण अवधारणाओं और उनके समर्थकों से है। इस संदर्भ में यह प्रश्न पूछ रहा है कि शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में 10वां प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा वर्धा शिक्षण प्रणाली के मुख्य प्रतिपादक इनमें से कौन हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हम आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षा वर्धा शिक्षण प्रणाली के मुख्य प्रतिपादक भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माना जाता है। 10वें का डी सही जवाब है। बढ़ेंगे हम 11वें प्रश्न की तरफ, और 11वां प्रश्न जो है वह कह रहा है कि शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, और यह परिचित रूप से शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित है। दोस्तों, यह बात कही है जो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, गणनाम समिति, भारतीय शिक्षा आयोग और केवी पवार समिति। इसमें यह बात कही है 11 के सी, भारतीय शिक्षा आयोग ने, जिसने अपनी रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत की, और उसने यह विशेष टिप्पणी की, और वह इस बात से सहमत थी कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, और यह परिचित रूप से शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित है। तो यहाँ पर आप शिक्षा और उसके परस्पर मूल्यांकन की निर्भरता को समझ सके होंगे, क्योंकि इसमें व्यापकता है, निरंतरता है, और वे सारी बातें हैं जिसको कि भारतीय शिक्षा आयोग ने अपने 1966 की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया था। तो भारतीय शिक्षा आयोग इसका सही जवाब हुआ। और हम अब आ जाएंगे 12वें प्रश्न की तरफ, और 12वां प्रश्न जो है वह हमारा संबंधित है भारतीय सांस्कृतिक विशेषताओं से, और यह कह रहा है कि इनमें से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर वैदिक काल के बाद भारत में जनपदों का उदय हुआ, और जब यह प्रशासनिक इकाई बड़ी हो गई 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, तो उस समय भारत में बौद्ध काल के समय में करीब भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। और उस समय जो सिक्के प्राप्त होते हैं, जो मृदभांड प्राप्त होते हैं, उनके माध्यम से हम यह जान पाते हैं, या बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय या फिर जैन धर्म जो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जो जैन धर्म का अंदर जो ग्रंथ है, इनमें से हमें यह प्राप्त होता है कि उस समय 16 महाजनपद थे, जिसमें बहुत काशी, कौशल, अंग, मगध, वत्स, चेरी, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, कवंती, गांधार, कंबोज, वज्जी, चेदी, ये सब महाजनपद थे। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है वह है कि
इनमें से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? हम आपको बता दें कि पूरे महाजनपदों में एक जनपद जो है वह साउथ की तरफ दृष्टिगत होता है और गोदावरी नदी के तट पर जो था और उसकी जो राजधानी थी, प्रतिष्ठान थी, पैठन जिसको बोलते थे, प्रतिष्ठान थी, और यह गोदावरी नदी के तट पर जो स्थित महाजनपद था उसका नाम है बाराणसी। अस्मक इसका सही जवाब है। अब हम दोस्तों बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की तरफ और 13वां प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म परंपरा के अनुसार इनमें से किसे अरिहंत के नाम से, यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि किसे अरिहंत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर और अस्थूलभद्र, तो इसमें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी जो कि बौद्ध जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भी थे और सारे जैन धर्म में इनको ही मुख्य माना भी जाता है और जैन धर्म की जो पूरी व्यापकता है वह महावीर स्वामी पर ही निर्भर है। यद्यपि उसमें 24 तीर्थंकर हुए थे, जो जिसकी शुरुआत जो है पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव से हुई थी, लेकिन 3 जो तीर्थंकर ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, तो इनको महावीर स्वामी को ही वास्तविक संस्थापक आप कह सकते हैं। और जो यह प्रश्न है उसका जो सही आंसर होगा वह महावीर स्वामी ही होगा। क्यों? क्योंकि कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात महावीर को कई नामों से जाने लगा। कैवलीन, जीन यानी कि विजेता, निर्ग्रंथ यानी कि बंधन रहित, महावीर, अहर्त यानी कि योग, और अरिहंत जो यहाँ प्रश्न मैंने बनाया है, अरिहंत के नाम से भी हम महावीर स्वामी को जानते हैं। तो अरिहंत जो है महावीर स्वामी को कहा जाता है। 13 का सी सही जवाब हुआ। और अब हम बढ़ चलेंगे किस प्रश्न की तरफ, तो वह है 14वां प्रश्न। और 14वें प्रश्न में कह रहा है कि गंगा एवं सोन नदी के संगम पर इनमें से किसने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? गंगा और सोन नदी के संगम पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो 4 राजाओं के हैं और इनमें जिसने स्थापना की वह था उदयन, जिसको 14 का सी यहाँ सही जवाब हुआ। उदयन जिसका उल्लेख जो है, जो कि मगध राज के उत्कर्ष में प्रमुख भूमिका निभाया था, जो हर्यक वंश का था और बिंबिसार के बाद अजातशत्रु की हत्या करके उदयन गद्दी पर बैठा था। और उदयन ने जिसका वर्णन गार्गी संहिता एवं वायु पुराण में मिलता है कि गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक राज्य की राजधानी की स्थापना इसने करी थी और 33 वर्षों तक इसने शासन किया था। पुराणों में इसका उल्लेख है, तो उदयन इसका सही जवाब हुआ। और दोस्तों हम आ गए हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, क्योंकि 30 प्रश्नों की श्रृंखला को हमने 15 प्रश्नों की श्रृंखला में तब्दील कर दिया है और नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। लेकिन जो 15वां प्रश्न है उसको एक बार आपको बता दें कि 15वें प्रश्न का जो उल्लेख है वह भी बौद्ध धर्म से है। और उससे पूर्व हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी डिमांड कमेंट के माध्यम से रखें, जिससे कि हम उसमें उत्तर सुधार कर सकें, आपको नोट्स PDF वगैरह भी अवेलेबल करा सकें। यद्यपि हमारे ग्रुप से जुड़े हुए लोग जो हमसे लगातार मटेरियल प्राप्त कर रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, अपनी अंतिम सफलता को सुनिश्चित कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपका हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में स्वागत है। बहरहाल हम बोलेंगे 15वें प्रश्न को और इस श्रृंखला को समाप्त करेंगे और पुनः उपस्थित होंगे आपके बीच में इसी श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ नेक्स्ट टाइम। तो अब जो 15वां प्रश्न है कि किसके शासन काल में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में बांट दिया गया था? तो यहाँ जो 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें जो सही जवाब है वह है
कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म स्पष्टतः हीनयान एवं महायान नामक दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। हीनयान महात्मा बुद्ध के दर्शन तथा सिद्धांतों में विश्वास करने वाले संप्रदाय थे, जबकि महायान संप्रदाय को मानने वाले बुद्ध के साथ बोधिसत्वों के जीवन तथा सिद्धांतों में भी विश्वास रखते थे। तो यहाँ पर कनिष्क इसका सही जवाब हुआ और इसी के साथ यह 15 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। यह श्रृंखलाएं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। तत्संबंधी नोट्स PDF हमारे पास अवेलेबल हैं। आप हमसे संपर्क करके उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम राशि पर आपको एक उचित पोर्टल के माध्यम से वे सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी, जिससे आपके अंतिम सफलता सुनिश्चित होके। दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।